बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। साथ साथ ईद मुबारक। तीसरा दिन है आज ईद का और उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों दिन बड़े अच्छे गुजरे होंगे। आज का दिन भी अच्छा खैरियत से गुजरेगा। लेकिन जैसे कि बात हो रही है कि SOP को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी कुर्बानी आपको ये भी देनी है कि अपनों से उतना नहीं मिलना जितना आपको यूजुअली आप ईदों में मिलते थे, क्योंकि ये आपके और उनके लिए भी अच्छा हाँ, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने SOP फॉलो किया। स्मार्ट लॉकडाउन जो था 5 अगस्त तक, उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और आज से कहा कि मार्केट्स और बाजार खुल सकेंगे पुराने टाइम के मुताबिक, दैट इज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। और इसके साथ साथ उम्मीद है कि इस ईद पर आपने लोगों का ख्याल रखा होगा, क्योंकि ये वो वाहिद ईद है अबूजर, मैं कल भी सोच रही थी, जिस पर हमें कुर्बानी और एसार तो नज़र आता है लेकिन भाईचारा भी नज़र आता है। शायद ही कोई घर होगा जहाँ गोश्त ना बना हो इस ईद पर। वो गुर्बत की लाइन से चाहे जितने ही नीचे क्यों ना हो, उनके घरों में भी गोश्त बनता है, उनके बच्चे भी एक तरह से जिसे कहते हैं ना दावत करते हैं अपने ही घर में। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जज्बा है इस ईद का, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब ने इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखा। और अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो आज का दिन भी बाकी है और आप इसको ज़रूर सेलिब्रेट इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही सेलिब्रेशन का बेहतरीन तरीका है। और इसके साथ साथ इसमें यह भी आपको एक मैसेज आता है इस ईद पर कि आप देखिए कि किस तरह महरूमियाँ हैं लोगों के अंदर, कितनी कमियाँ हैं लोगों की ज़िंदगियों में। आप उस पर थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं, कभी आप उनको किसी तरह से इमदाद कर उनकी हेल्प कर देते हैं, ईद पर आप गोश्त दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ जो कमियाँ होती हैं वो भी बांटते हैं। अच्छा नहीं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और आपको अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ हैं। यही एक अच्छा मैसेज है और इस ईद का मकसद भी यही है। लेकिन इस ईद पर जो ख्याल नहीं रखा हमने वो था सफाई का। हम क्यों भूल जाते हैं कि कुर्बानी अगर फ़र्ज़ है तो सफाई निस्फ़ ईमान है। सड़कों पर, गलियों में लोगों ने घरों के बाहर आलाइशें रखी हुई हैं। कुछ लोगों ने ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, लेकिन जगह जगह पर अबूज़र इस कदर वो ओवरफ्लो हुए थे डंपिंग साइट्स और घर के बाहर। मतलब क्यों हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो साथ साथ सफाई भी निस्फ़ ईमान है और हमें सफाई का भी ख्याल रखना है। प्रॉपर तरीके से जो शॉपिंग बैग्स हैं उसमें डालकर आप उसको डिस्पोज ऑफ करें, या जहाँ पे एक्चुअली जगह बनाई है फेंकने की वहाँ जाकर फेंकें। मतलब कितना ताफुन हम अपने इन्वायरमेंट में खुद ही फैला रहे हैं। आज मैं सुबह देख रही थी, जब मैं आ रही थी तो मुख्तलिफ सड़कों पर सफाई हो रही थी, बहुत से लोग जिनकी ड्यूटी थी वो साफ कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इनको ज़रूरत पेश ना आए अगर हर कोई अपना रोल प्ले करे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखे। बिल्कुल, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बैग्स भी दिए गए थे, LWMC की तरफ से भी बैग्स दिए गए और इस तरह दूसरे शहरों में भी पंजाब के बैग दिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी। लेकिन होता ये है कि लोग इस तरह से खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और फिर होता यही है कि सड़कों पर आपको आलाइशें नज़र आती हैं और इसके अलावा फिर क्या होता है कि आपको स्मेल भी आएगी, फिर इसके अलावा आपको वहाँ पर मक्खियाँ, हशरात भी नज़र आएंगे, जिसकी वजह से मज़ीद बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। तो ये आपको चाहिए कि ऐसे मत कीजिए, ख्याल रखिए सफाई का, जो कि ईमान है, ये भी आपका फ़र्ज़ है। और अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने घर को ये स्टेज वाइज आपने साफ़ रखना है। और अगर आप शुरू अपने घर से करेंगे तो इंशाल्लाह तो सारा शहर उसी तरह साफ़ हो जाएगा, उसी तरह साफ़ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। और इसी के साथ साथ अब चूँकि खाने पकाने का एक सिलसिला लंबा चलना शुरू हो जाता है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, लेकिन वहीं पर अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि खाना बना के स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको दोबारा से या तो कुक करते हैं या माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। अब माइक्रोवेव में गर्म करना कितना नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, जिस पर आज हम शो में बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। ईद पर मार्केटों की बंदिश से वायरस के फैलाव के इम्कानात कम होने पर फैसला किया गया। कारोबार पीर ता जुमा सुबह 9 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, तंदूर, पंक्चर शॉप, ज़रूरी वर्कशॉप 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त। शहर कायद को साफ करने का अज़्म। NDMA की कराची सफाई मुहिम आज से शुरू होगी। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर बैठना होगा। सीवरेज और बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के इक़दाम करने जा रहे हैं। बड़े नालों की सफाई के लिए FWO को काम सौंप दिया।
टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और पंजाब में ईद पर लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। लॉकडाउन 5 अगस्त के बजाय आज ही सुबह 9 बजे से उन्होंने कहा कि आप मार्केट्स, बाजार, शॉपिंग मॉल्स खोल सकते हैं। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और ये फैसला अबूजर मवेशी मंडियों से कुछ सैंपल्स लिए गए थे जिसके रिजल्ट जो है वो काफी हौसला अफजा। बिल्कुल, तो ये हौसला अफजा एक ऐसी खबर है जिसके पाकिस्तानी भी खुश हो सकते हैं। पंजाब के लोग जिनको परेशानी थी कि आखिर पंजाब में ऐसा क्यों किया गया, वो दोबारा से खुश हो सकते हैं। ईद के बाद ज़िंदगी की इंशाल्लाह रौनकें बहाल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस पर बात करेंगे क्योंकि अब ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैबिनेट रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम। ईद मुबारक आपको पहले तो बहुत बहुत। जी बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ईद आपकी ठीक ठाक गुजर गई, काफी मसरूफ गुजरी होगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद अच्छी गुजर गई हमारी। आप लोगों की भी उम्मीद है कि अच्छी गुजरी होगी। जी जी बिल्कुल, अभी तो गुजर रही है, अभी तीसरा दिन है, इंशाल्लाह आज भी खैरियत से गुजरेगा। पहले 2 दिन भी बहुत अच्छे थे। तो उस्मान साहब, अच्छी खबर से आगाज़ कर रहे हैं आज हम इस वीक का। कैसे पहुंचे इस डिसीजन तक, क्योंकि 5 तारीख तक कहा गया था, आज ये डिसीजन ले लिया गया, इस पर बताइएगा ज़रा तफसीलन क्या हुआ। जी दुरुस्त है जी, ये बात बिल्कुल आपकी, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वो जो हमने 5 तारीख तक का फैसला किया था, वो ये सोच के किया था कि ये जो हम बंद कर रहे थे वो सिर्फ आपको पता है कि मार्केट कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमारा रिलीजियस त्यौहार है इसलिए बकर मंडियों को बंद किया जाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बकर मंडियों में फिर जो फ्रोग का सिलसिला वो जारी रहा। इस दरमियान में हुकूमत ने ये फैसला किया कि बकर मंडियों से भी हम लोगों में आने जाने वाले लोगों के सैंपल्स लेके चेक करेंगे कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर बीमारी का जो तनासुब है वो कितना है। तो जब हमने कल इनको रिव्यू किया सारे जो हमारे सैंपल्स लिए गए थे, तो जस्ट टू गिव यू अ वेरी एक्यूरेट फिगर, 10,944 सैंपल्स हमने पंजाब की तमाम बकर मंडियों से लिए लीडिंग अप टू ईद, और उसमें से सिर्फ 13 सैंपल्स जो है वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। तो वो जो एक अंदाजा था कि शहर से ये बीमारी गाँव में चली जाएगी और दोबारा पाई जाएगी, उसमें कम अज कम एक जो है वो हमारे पास एविडेंस आया कि इस चीज का इम्कान जो है वो बहुत कम है। लाइकवाइज जो मार्केट थी वो वैसे ही बंद कर दी गई थी, तो इसलिए मार्केट के अंदर भी क्योंकि लोगों का मेल जोल नहीं हुआ, इसलिए ये एहतियाती तौर पर ये जो है वो डिसीजन लिया गया कल कि हम अपनी जो इसको जो स्मार्ट लॉकडाउन हमने किया था ईद के मौके पे उसको थोड़ा एडवांस कर देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अपनी जिंदगी को दोबारा से बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ कैप्टन साहब ये भी डिसीजन लिया गया कि 5 अगस्त को कश्मीरियों का जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए उसके भी इज्तिमा की इजाजत होगी अगर एसओपी को फॉलो किया जाएगा। सॉरी आपकी आवाज कर दीजिए, क्या सवाल किया? 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार राय के लिए भी इज्तिमा की इजाजत दी गई है अगर एसओपी को फॉलो किया जाएगा। जी बिल्कुल, उसमें जी हमने बुनियादी तौर पर वादे ये किया है कि न सिर्फ एसओपी बल्कि वो रैली जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिली इंतजामिया के जेर इंतजाम चली, वरना तो हर शहर में हर सड़क के ऊपर कोई रैली निकालेगा तो उसको मुमकिन नहीं होगा कंट्रोल करना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो बुनियादी तौर पर तमाम जो रैलियां हैं उनकी इजाजत अपनी मामूल के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे लेनी पड़ेगी और मखसूस तादाद के अंदर लोगों को ये इजाजत मिलेगी। ये सिंबॉलिक जो यकजहती है वो पूरे पंजाब में करने की उसकी इजाजत होगी। सही। उस्मान साहब, एक और मामला है जिस पर सभी इस वक्त बात कर रहे हैं कि तमाम ऑब्वियसली ये तो एक डिसीजन लिया जाता है, मीटिंग्स बैठती हैं, फिर ये डिसाइड होता है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अब जो शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क, सिनेमा हॉल्स वाले जो लोग हैं जिनका इससे कारोबार मुंसलिक है वो भी खासे कह रहे हैं कि अब सब जगह पर तो खोल दिया गया, एसओपीज़ तो वहाँ पर भी फॉलो किए जाने की कोशिश की जाती है, तो हम भी अगर एसओपी फॉलो करें तो हमें भी अब ओपन कर दिया जाए, तो एक्सपेक्ट करें अगस्त में ये डिसीजन ले लिया जाएगा? आपके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ ये शादी हॉल, एक्टिविटी सेंटर, इस तरह की चंद चीजें रही हैं जो बंद हैं, बाकी तो तमाम जो बिजनेसेस हैं उनको खोल दिया गया है एसओपीज़ के साथ। हम असल में ये बड़ी ईद को और मुहर्रम को दो ऐसे ट्रिगरिंग इवेंट्स के तौर पर देख रहे थे जिससे कि ये बीमारी में दोबारा स्पाइक आ सकती है। तो एक इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजार लिया है, हमें 1-2 दिन इसके रिजल्ट भी देखने होंगे। ऑल्दो मार्केट बंद रही और जो बकर मंडियों के नतीजे हैं वो भी अच्छे आए, लेकिन बहरहाल लोगों ने ईद जरूर मिली है और ईद के अंदर वो बारबेक्यू पार्टीज भी हुई हैं। तो हमें 2-4 दिन मोहतात रहने की जरूरत है, रिजल्ट को देखेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि बढ़िया एजेंडा जो है वो हमारे पास यही है कि हमने जो बिजनेस बंद रह गए हैं तो वो कब खोलना है। लेकिन उस्मान साहब अब देखिए आशूर तो अभी टाइम है उसको आने में, तमाम लोग जो है वो इस हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि अगर रिजल्ट
अच्छे हो और स्पाइक का अंदेशा ना हो, तो ये बिजनेसेस भी एसओपीज के साथ खुल जाने चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरा इवेंट गुजारने के बाद डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि यौम आशूर आने में तो अभी टाइम है, तो ये सारा वक्त जो है ये तमाम कारोबार खासतौर पर रेस्टोरेंट्स या शादी हॉल्स या जो सिनेमा घर हैं वो बंद रहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बंद रहेंगे। हम लिमिटेड जो तरीके से इनको खोल भी सकते हैं। हम अपनी एसओपीज को रिव्यू करेंगे कि कौन कौन सी एसओपीज लगाई जाएंगी। तो ये हमारा अब इस वक्त एजेंडे में पहले नंबर पे है ये पॉइंट अपनी हमारी कैबिनेट कमेटी के अंदर, और ये डिसीजन जो है वो जो है वो किसी भी वक्त जो है लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बुनियादी तौर पर ईद को और मुहर्रम को, दोनों इवेंट्स को ट्रिगरिंग इवेंट्स के तौर पर देख रहे हैं। तो एक इवेंट हमने गुजार लिया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उससे ताबन किया। अब अगले इवेंट का भी हमें देखना होगा, मोहतात रहना होगा। हम ये बिजनेसेस जिनकी आपने जिक्र किया, ये अब हमारे एजेंडे पे टॉप पे हैं। ये कब खुलते हैं इसका फैसला बाहर हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कैबिनेट आर्ड उस्मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और एक अच्छी डिसीजन लिया गई है इस दफ़ा। और इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि जैसे जैसे एसओपीज़ को हम देखेंगे, उन्होंने कहा कि हम बाकी जो रेस्टोरेंट्स बिजनेस है, मतलब शादी हॉल है, इनके लिए भी खोलने की नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अब मीटिंग्स होंगी और हम खोल भी सकते हैं। मतलब अगर एसओपीज़ तय करने के बाद एसओपीज़ पर फॉलो वो मुतल्लिका कारोबार करेगा तो उसे खोला भी जा सकता है। आई थिंक इतने लंबे गैप के बाद अगर आप किसी कारोबार को खोलने की इजाज़त देंगे तो वो तो बाय हुक एंड क्रोक, वो जैसे कहते हैं ना कि एसओपीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे कि ताकि दोबारा कहीं वो बंद ना हो जाए। क्योंकि फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं बिजनेसेस पे आती है कि जैसे पहले हुआ छोटी ईद पर, यही हुआ कि जब बिजनेसेस ने एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया तो इस दफ़ा लॉकडाउन पहले लगा दिया गया। इसी तरह अगर ये तमाम बिजनेस अगर खोले जाते हैं, ये एसओपी नहीं फॉलो करते, तो ऑब्वियसली फिर ये होगा कि फिर इनको दोबारा से बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये तमाम अब जो केसें चूँकि नीचे जा रहे हैं, डिक्लाइन में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पीक ख़त्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ये कैरी रहेगी और ख़त्म हो जाएगा एक दिन और तमाम बिजनेस दोबारा से इंशाल्लाह खुल जाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ ऑन अ लाइटर नोट चलते हैं जी, मुमना मुस्तहसन की आवाज़ और लियो ट्विंस का साज। अरवा बैंड है जिन्होंने एक गाना गाया है ना कहो, और उन्होंने अपनी धुन से उस गाने को सजा। तो गाना तो अच्छा है और जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर कोशिश की गई है कि इसको और अच्छा किया जाए, वो तो आपके फैंस हैं वो ही बता सकते हैं। हमारी अच्छा लगा? अगर मेरी पर्सनल चॉइस की अगर बात करें तो मुझे तो कोई इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन एनीवे बहुत से लोगों को पसंद आया होगा और बड़ा हिट भी हो रहा है, इसमें वायरल भी हो रहा है। जी चलें जी, इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम होगा कि कराची के हवाले से ख़ासी खबरें आती रहीं। जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो फिर सफाई के इंतजाम देखने में आए, फिर नदी नाले जो हैं वहाँ पर किस तरह से हुआ, फिर सड़कों पर पानी और फिर जो नालों का सारा जो होता है कचरा वो बाहर आ गया, जिससे खासी परेशानी हुई। और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया NDMA की तरफ से कि आज से FWO भी वहाँ पर सफाई में किरदार अदा करेंगे और इसके अलावा पूरा जो डिपार्टमेंट NDMA का वो संभालेगा कराची की सफाई को। बिल्कुल। और इसके साथ साथ कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर बैठना होगा, तभी कराची का मसला जो है वो हल होगा। सिवरेज हो, बरसाती नालों का मसला हो और उस पर कायम तजावुज़ात, जिसकी वजह से ये तमाम मामला जो है वो बिगड़ा और इस मामले पर बहुत अरसे से बात की जा रही थी। अफसोस का मकाम ये है कि इसके ऊपर कोई इकदामात नहीं किए, जिसकी वजह से जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू हुआ, बारिशें शुरू हुई, कराची बह निकला और सड़कों का इतना बुरा हाल था कि पानी की वजह से शहरियों की ज़िंदगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, उन्होंने कहा क्या, आपको वो सुनवाते हैं। कराची के नदी नाले हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी है। जो 15 तारीख को सिस्टम आ रहा है वो पहले जो सिस्टम डैमेजेस करके गए हैं उन डैमेजेस से बचने की इंतहाई कोशिश की जा सके। जैसे मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, उसमें सूबाई हुकूमत शामिल होगी, फेडरल गवर्नमेंट शामिल होगी, वहाँ के महकमे शामिल होंगे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज से हम कोशिश कर रहे हैं, NDMA की बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब इसको देखना होगा कि कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी हुई है और इसकी वजह से अगर कराची को आप साफ़ सुथरा या फिर वर्किंग पोजीशन में, ऑपरेशनल में
नहीं रख पाते, चाहे उसकी जिम्मेदारी किसी की भी हो, कराची की लोकल इंतजामिया की या सूबाई हुकूमत की या फेडरल डिपार्टमेंट जो आते हैं वो भी अगर उसमें कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सबको मिलकर बैठना तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तभी ये देखने में आया। और बिल्कुल अब सर साथ ही साथ आप ये भी देखें कि एक तो ये पूरा जो नदी नाले चौक कर गए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल देखने में आई। आप यकीन जानिए कि लोगों का जो नुकसान हुआ, जिन लोगों की कारोबारी दुकानें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़ास तौर पर दुकानें अगर थीं, वो किस हद तक मुतासर होंगी। गाड़ियाँ लोगों की तबाह हो गई, फिर ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। आप दफातर नहीं जा पा रहे थे, आप अपनी रेगुलर चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, और ये मतलब लिटरली आप आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ देखें बिल्कुल डूबी पड़ी हैं। इसमें आप ये देखें जो गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, ये नहीं लगातार 8 दिन बारिश होती रही है तभी हाल हो गया, और रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, ये नहीं हुआ, ये 1-2 दिन की बारिश थी और रूटीन में बारिश हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। दैट डजंट मैटर कि आप इतनी बारिश की वजह से बना दें कि बारिश हो गई और रिकॉर्ड आज 100 सालों में आज तक इतनी बारिश नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये रूटीन में इतनी बारिश होती रहती है। इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट ख़राब थी, पानी का निकास ठीक नहीं था, सड़कों के ऊपर पानी जो खड़ा हुआ उसकी वजह यह है कि नालों के आगे सफाई नहीं की गई, ये नाले चौक थे, जिसकी वजह से ये हमें दिन देखने पड़े। कराची की आवाम परेशान थी, बिल्कुल कराची की आवाम परेशान थी। और इसके साथ साथ अगर हम ये भी बात करें कि लोगों का जीना इसलिए भी दोभर था कि आप ईद पर भी देखें कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पूरी तरह ख़राब रही। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रही, बारिश होती है बिजली गायब हो जाती है, सड़कें पानी से भर जाती हैं, और जो घरों में पानी आता है वो भी गायब हो जाता है। मतलब आप देखें ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी की जो बुरी तरह मुतासर हुई और तबाह हो गई। अब डिसीजन के लिए आगे गया है कि इसको बेहतर करेंगे, और बेहतर करने के लिए अब इसका जो ठेका है, इसकी नालों की सफाई का ठेका खास तौर पर ये WFO को सौंप दिया गया है। जी, FWO इसको साफ करेगा, बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब ये ऑब्वियसली लेकिन सूबाई हुकूमत का भी काम था, ऑब्वियसली उनको भी लूप में लिया होगा। तो इसमें मामला है क्या, हम बात करेंगे वकार मेहदी साहब से जो कि जनरल सेक्रेटरी सिंध हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे हम बात करते हैं। वकार साहब, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। NDMA का ये कहना है कि तमाम जो काम इस वक्त किए जाने हैं उसको सूबाई और वफाकी हुकूमतों को इकट्ठे मिल बैठ कर फैसला करना होगा, और इसी तरह से मामला हल होते हैं, मसाइल का हल तलाश करना होगा। तो मसाइल पहले तो ये बताइएगा कौन से मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, गवर्नेंस के हैं, या फिर वसाइल के हैं, और इसका हल फिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सबसे पहले चैनल 24 का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका फराहम किया, और मैं आगाज़ में सबसे पहले अपनी पूरी कौम को, अपने तमाम पाकिस्तानियों को ईद के बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। और जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कराची में सफाई के हवाले से NDMA को कहना पड़ा या फ़ौज को कहना पड़ा, लेकिन बात यह है कि कराची शहर एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और मैं आपको ये हकीकतन बताऊं कि 2008 से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत इस सूबे सिंध में आई, तो आज जो कराची है इससे कहीं बदतर हालत में कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को मिला था जी। गो के उस वक्त भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कि 2005 में यहाँ कायम हुई थी, वो काम कर रही थी, लेकिन 2001 से अगर लें और 2008 तक 8 सालों में भी कराची में कोई खातिर खा तरक्की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत या पिछली हुकूमतों के तहत नज़र नहीं आई। मैं माजी में अगर आऊँ तो 1987 से MQM इस शहर में निज़ामत संभालती रही, मेयरशिप उसके पास रही, और वो एक ताकतवर मेयर के तौर पे यहाँ विराजमान भी रहे, उनकी टाउन नाज़मीन भी यहाँ रहे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उनकी रहीं, लेकिन कराची शहर को वो कोई खातिर खा तरक्की नहीं दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने हद्दुल इम्कान कोशिश करके कराची के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर रखा, और मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि कराची शहर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर रखा, जिसमें रोड नेटवर्किंग थी, सेवरेज का मसला था, पानी का मसला था, सफाई का मसला था, और इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बोर्ड कायम किया गया, और वो अपना जहाँ भी उसको जिम्मेदारियाँ हैं जिस ज़िले के अंदर वो अपना भरपूर तरीके से अपना काम भी अंजाम दे रहे हैं।
हालिया बारिशों में सिंध हुकूमत पर तनकीद की गई कि कराची का बुरा हाल है, जो कि गलत तस्वीर पेश की गई। लोग जो कराची शहर आते रहे हैं दूसरे शहरों से यहाँ पे, और यहाँ कराची शहरी जानते हैं कि कराची में अगर मजमूई तौर पर 180 मिलीमीटर बारिश हुई 3-4 दिनों में, लेकिन 70% से ज़्यादा शहर फौरी तौर पे पानी से क्लियर हुआ और कोई पानी खड़ा नहीं हुआ, मेन शारें क्लियर रही। जी वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। कराची की हाल बेशक सब बात करते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल काम करने का वक्त है। एंड आई थिंक अब अगर काम ना हो सका तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी, बजाय इसके कि माजी को देखते तो अभी इस स्टेप का साथ देना चाहिए सभी को, क्योंकि ये कराची के अवाम का मसला है। अगर वो हल होता है तो सभी को इस पर खुश भी होना चाहिए। एक ब्रेक पर मिलते हैं। वेलकम बैक। जहाँ पर काफ़ी नेगेटिव खबरें भी होती हैं, वहीं पर आज के दिन हम आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए लाहौर में ये मंसूबा बनाया गया है कि यहाँ पर एक वाटर टैंक बनाया जाएगा जिससे पानी स्टोर होगा और उसके मज़ीद फ़ायदे उससे हासिल किए जाएंगे। लोगों को परेशानी पानी खड़े होने की ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, अभी जैसे अबू सर हम बात कर रहे थे कराची की, और आपने देखा कि कराची में ओवर द ईयर्स प्लानिंग नहीं हुई और लैक ऑफ प्लानिंग जो है वो अब भुगतना पड़ रही है कराची वालों को। वहीं पर अब लाहौर में ये डिसीजन लिया गया है कि एक मॉडर्न मंसूबा बनाया जाएगा जिसमें रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे, ये बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाएंगे जिसमें पूरा बारिश का पानी जो है वो चला जाएगा और अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी, और वो पानी जो है वो सीपेज के ज़रिए ज़मीन के अंदर भी चला जाएगा। और उससे क्या होगा कि सतह ज़मीन से जो पानी का लेवल डाउन होता जा रहा था वो भी ऊपर हो जाएगा। पानी का ये जो ज़ख़ीरा है ये ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग को रोकेगा, बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल जो है उसको भी बेहतर करने में अपना रोल प्ले करेगा। इस पर आज हम बात करेंगे। वाइस चेयरमैन वासा इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, मेरी तरफ से पूरी कौम को, स्पेशली लाहौर को ईद मुबारक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। शेख साहब ये बताइएगा, ये ज़बरदस्त मंसूबा है 14,000 रकबे पर स्क्वायर फीट रकबे पर, गहराई 15 फुट और 14 लाख गैलन पानी स्टोर करने की गुंजाइश। ये बताइएगा इसके पीछे प्लान क्या था और अब कहाँ तक ये मंसूबा पहुँचा है, एग्जीक्यूशन कब तक होगी, इसके फ़ायदे तमाम तफसील ज़रा बताइएगा, किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है? सबसे पहले तो जी ये जो हमारा लाहौर का निज़ाम था अंडरग्राउंड, जो पानी एक तो जो है वो नीचे जा रहा था, दूसरा सीवरेज सिस्टम जो था बहुत वसीदा किस्म का था, क्योंकि सड़कें बनाने पे तवज्जो दी गई, पुल बनाने पे तवज्जो दी गई, लेकिन सीवरेज सिस्टम पे कोई ख़ास तवज्जो जो है वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से सड़कें जो है वो टूट फूट जाती हैं। आपको पता है कि जब तक बारिश का पानी का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ना हो, तब तक जितनी मर्जी आप सड़कें बनाने वो आपको हर 2 साल बाद बनानी पड़ेंगी। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई, आज से 18 महीने पहले हमने सिर्फ जो है वासा का निज़ाम जो है वो अपने कंट्रोल में लिया, 18 या 20 महीने पहले। तो जब हमने स्टडी किया तो हमें ये नज़र आया कि जो 36 के करीब पॉइंट हैं लाहौर में, वो बहुत डीप है और वहाँ पे पानी इतना जमा हो जाता है कि लोगों की गाड़ियाँ डूब जाती हैं, जैसा कि आपने कराची में डूबे हुए देखी। उस वक्त जो है हमने अपने तमाम इंजीनियर्स को टास्क दिया कि ये इन पॉइंट को वैनिश करना है, इन पॉइंट को एलिमिनेट करना है, और इसमें चाहे आप कुछ बैरून मुल्क स्टडी जो है वो देखें, तो हमारे इंजीनियर्स ने जो है वासा के, ये पहली दफ़ा उन्होंने महसूस किया कि हमें खुद भी कुछ करना है, क्योंकि जो पहले होता था वो काउंसलर को या किसी चेयरमैन को, किसी एमपीए को ख्वाब आता था या वज़ीर आला साहब को ख्वाब आता था और वो उसको इम्प्लीमेंट कराने चले जाते थे, और इंजीनियरिंग के उसूलों को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जाता था। हमने इनको एम्पावर किया, हमें कहा जी हमें सिर्फ पानी नहीं चाहिए, इंजीनियर आप हैं, हम नहीं है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ें की। लक्ष्मी चौक में देखें, लॉरेंस रोड पे जो है वो ये वाला मंसूबा, और कैंची में देखें कितना पानी होता था। ये मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए, शायद लाहौरियों को याद नहीं है कि कितने जगह पे ये पॉइंट पॉन्डिंग होती थी। अब ये पॉइंट रह गए हैं कम हो गया 18 महीने में 21 के करीब। अच्छा। अब 21 के करीब जो पॉइंट है वो
बहुत डीप प्याला शेप में है और जिसमें किलोमीटर से किलोमीटर पानी एक जगह पे आके जमा होता है। अब हमने मंसूबा बनाया हमारी गवर्नमेंट ने कि ये जो पानी है, क्योंकि अंडरग्राउंड रिजर्वायर भी हमने करने हैं, उसको रिफिल करना है, क्योंकि रावी जो है वो हमारे इंडस जो मादा है जो वीसी साहब, अब इनिशियली कितने पॉइंट्स पर काम शुरू हो रहा है और कौन कौन से इलाके हैं जो इससे सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो है वो क्लियर आउट होंगे? क्योंकि इन शॉर्ट ये रिजर्वायर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत पुराना है। हम मुगलिया दौर का आर्किटेक्ट भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें पानी की निकासी के लिए इस तरह के रिजर्वायर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो इंजीनियरिंग टेक्निक तो अरसे से मौजूद थी, आप लोगों ने अडॉप्ट की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कितने पॉइंट्स को पे बनाया जा सका है और कौन कौन सा इलाका इससे क्लियर आउट रहेगा? पहला सबसे जो है वो लॉरेंस रोड का हमारा मंसूबा है, जहां जैसे आपने बताया कि 14 लाख जो है वो पक्का टैंक जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो हो जाएगा। अभी वो अंडरग्राउंड नहीं हुआ, लेकिन उसका जो है वो यूज हो गया और वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतना सक्सेसफुल है कि वहाँ से पानी बिल्कुल गायब होके वो सारा का सारा टैंक में चला जाता है और वो टैंक खाली करके हम एक कच्चे जगह पे फेंक देते हैं। वो भी कच्चा भी टैंक है, वो 3 लाख गैलन का है और पानी सीपेज होकर नीचे चला जाता है। इन फ्यूचर अगर हम चाहेंगे कि जो हम हार्टिकल्चर पर्पस के लिए पानी यूज करते हैं और वो भी हम ट्यूबवेल से नीचे से ही निकालते हैं, जो हमारा रिजर्व्स है जो ऑलरेडी क्लिक में, उनकी जगह ये वाला यूज कर सकते हैं। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम डर रहे थे कि लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट बिल्कुल पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है। वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी हार्डल्स इसमें आई हैं, क्योंकि लोग जो है नई चीज़ को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मंसूबा हमारा बहुत कामयाब हुआ और ये पूरी लाहौर में आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, पूरे मीडिया ने और पूरे नेशनल मीडिया ने, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको पहली दफा कवर किया। अब 21 पॉइंट जो है वो वजीर आला साहब को हमने बताए थे और उन्होंने, उनकी बड़ी मेहरबानी है तो उन्होंने इसको स्पेशल तवज्जो देके उनको जो है वो मंजूर कर लिया है कि इसके 21 पॉइंटों पे बनाए जाए। बिल्कुल ठीक। एंड शेख साहब, यकीन जानिए बड़ी ज़रूरत थी इस मंसूबे की, और ये मंसूबा जो शुरू किया जा रहा है ये बड़ा खुशाइंद होगा, क्योंकि ज़िंदगियाँ आसान होंगी, बरसात में भी ख़ास तौर पर। और हर साल जो एक प्लानिंग और बड़ा फंड इसके ऊपर खर्च किया जाता था, जब ये 21 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तो उसमें भी खासी कमी आएगी। वेल, थैंक यू सो मच वीसी साहब फॉर बीइंग विद अस। वाइस चेयरमैन वासा हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर में शुरू होने वाले इस जग के हवाले से बता रहे थे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह कुछ एक इंटरेस्टिंग हमें वीडियोस नज़र आती हैं अक्सर हमारे फुटबॉल स्टार्स की, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार्स की, पाकिस्तानी स्टार्स की, उसी की एक झलक आपको दिखानी है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो और साथ उनके हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जिन्होंने एक प्ले दिखाया है। सर, फुटबॉल साथ साथ और मज़ा आया देख के वीडियो। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हेडलाइंस जानिएगा। ग्राफ केसेस का डाउन आना शुरू हो गया। टोटल केसेस तो 2,80,000 हैं, लेकिन हमारे रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं वो 249 प्लस तक हो चुके हैं। अब आप देखिए कि सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई। पर डे केसेस रिपोर्ट कम हो रही हैं, डेथ्स कम हो गई। और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो जब जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी किया जा रहा है, पाकिस्तान को जो स्टडी किया गया तो अमेरिका के एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये पूरा आर्टिकल शाया हुआ, जिसमें पाकिस्तान के जो ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए उनकी तारीफ की गई कोरोना के हवाले से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है और सरप्राइजिंग बात ये की गई है कि उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इम्प्रूवमेंट है वो सरप्राइजिंग है। 80% तक केसेस भी और डेथ्स भी कम हुई गुज़िश्ता चंद दिनों में, जो कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पॉजिटिव बात है। खत्ते में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर रही है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं? ऑब्वियसली लॉकडाउन है, फिर कुछ इम्यूनिटी होती है, कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी होती, सब कुछ ही ऐसा मिक्स हुआ जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में केसेस बेहतर हुए और इसको दुनिया भी स्टडी कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो कि वीसी हैं PM से टास्क फोर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज एंड इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपको ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सब नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इट्स सच अ गुड न्यूज़
कि अब इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया जा रहा है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज़ को, तारीफ़ की जा रही है स्मार्ट लॉकडाउन की, जो विजन प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा था और वो कहते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, टारगेटेड लॉकडाउन की तरफ चलना है। क्या आप समझते हैं कि दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हमारा ग्राफ कोरोना केसेस का एकदम से डाउन हुआ और आज अब गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो सिर्फ 330 केसेस हैं आउट ऑफ 11,000 प्लस टेस्ट। तो ये जो एक रेशो है, प्रोपोर्शनल रेशो, ये बहुत कम आ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तमाम स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही है हमारी और इसी वजह से हम कामयाब हुए हैं। बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स कह रहे थे कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दो और बिल्कुल बंद कर दो पूरे मुल्क को, लेकिन वो स्ट्रैटेजी गलत थी और मैं शुरू से उसको अपोज कर रहा था और मैंने यही अर्ज किया था कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सन्नतें सारी आप बंद नहीं कर सकते, उससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो 5 मेरे नज़रिए में बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है पाकिस्तान में। सबसे पहली वजह यह है कि हमने बहुत शुरू से ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। जैसे ही ये फैलना शुरू हुआ, राइट इन द बिगिनिंग, बहुत से ममालिक ने ज़रा लेट शुरू किया लॉकडाउन और फिर ये फैल चुका था। तो एक आग की तरह होता है ये, एक दफ़ा आग फैल जाए तो उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है और शुरू में जब आग फैली ना हो तो बहुत आसानी से काबू हो जाती है। तो एक तो ये कि हमने बहुत जल्दी इसका लॉकडाउन जो है वो बहुत शुरू में ही इस पर अमल दरामद किया और इसको कंट्रोल कर लिया। दूसरा ये कि जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स थे 1000-1500 मुल्क में, वो रोज़ाना की बेसिस पे उन हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग होती रही। हॉटस्पॉट्स का मतलब कि जहाँ से तेज़ी से ये फैल रहे थे या ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, और उन इलाकों को, उन सड़कों को, उन गलियों को सिर्फ लॉकडाउन किया ताकि वहाँ से ना फैले। तो ये दूसरी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही और डेली मॉनिटरिंग होती रही। ये असद उमर साहब की और जो हमारे NDMA और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सब ने मिलकर काम किया और उसमें सूबे भी साथ काम कर रहे थे ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो जाती रही रोज़ाना के बेसिस पे। तो दैट वाज द सेकंड बिग रीज़न। तीसरा जो है कि हमने जो पाबंदी लगा दी शादी हॉल्स पे और कन्वेंशंस पे, सबको एक जगह पे जमा होने पे, आपने जो SOPs मसाजिद के अंदर इंट्रोड्यूस किए और इस तरह के जो गैदरिंग्स के ऊपर आपने रोका, तो ये तीसरी बड़ी वजह थी। चौथी वजह ये है कि हमारे यहाँ एवरेज एज जो है वो 22 साल है, जो कि रिलेटिवली यंग लोग हैं हमारे मुल्क में। एवरेज एज 22 ईयर्स है और 65 साल से ऊपर जो है वो सिर्फ 4% आबादी है जो 65 साल से ऊपर है। तो जिसकी वजह से क्योंकि यंग लोग जो है वो कम उन पर इम्पैक्ट होता है। और 5वीं वजह जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी भी है एक हद तक, जिसकी वजह से इफेक्ट कम हुआ। अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका के स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ 11 बात हुई है। श्रीलंका की आबादी जो है हमसे 10 गुना कम है, लेकिन फिर भी देखें आपके सिर्फ 11 बात हुई है। आपकी बात ठीक है। ये 5 पॉइंट्स जिनका आपने जिक्र किया ऑब्वियसली ये बड़े कंसिडरेबल हैं और इनकी बात जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी की गई है। इसके अलावा एक जो बात की गई थी जो इस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आता है, वो ये है कि एक अचानक जो है टेस्ट कम कर दिए गए थे जिसकी वजह से रिपोर्ट्स कम हुई हैं। सिर्फ सिम्टोमेटिक लोग हैं उन्हीं के टेस्ट हो रहे थे, इसके अलावा टेस्ट का जो नंबर है वो कम कर दिया गया ओवरऑल। इसके पीछे क्या वजह है और इसकी क्या वजह बनी है कुछ नंबर्स कम रिपोर्ट होने की? टेस्ट कम नहीं किए गए बल्कि टेस्ट कम हो गए कहना मुनासिब होगा, क्योंकि वो जितने सिम्टोमेटिक लोग आ रहे थे, जिनमें सिम्टम्स थे, वो कम आने शुरू हुए तो टेस्ट भी जाहिर है कम होने लगे। रैंडम टेस्टिंग हमने ज़्यादा नहीं की, ओपन टेस्टिंग के जिनमें सिम्टम ना हो हमने ज़्यादातर कन्फाइन किया अपने आप को सिम्टोमेटिक लोगों के ऊपर टेस्टिंग में। तो इसकी वजह से क्योंकि लोग कम आने लगे तो टेस्ट भी कम हो गए। तो ये कहना कि हमने टेस्ट कम कर दिए और इसकी वजह से रिजल्ट्स कम आ रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। इसका आपने ये भी देखा एक बड़ी तादाद पेशेंट्स की ऐसी भी रिपोर्ट हुई दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जिनको कोई सिम्टम नहीं थे लेकिन उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे और मुसलसल पॉजिटिव आ रहे थे। तो ऐसे पेशेंट्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि ये बड़ा कंटेजियस है, तो अगर कोई एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता है तो क्या उससे रिलेटेड जो लोग हैं जिससे इन कांटेक्ट हो रहे हैं, वो जो पूरा चेन टेस्टिंग का सिस्टम है वो हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, बात यह है कि शुरू के जो स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, पहले 2, 3, 4 रोज उसमें आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं,
कोई सिम्टम नहीं होते, और बहुत से लोग तो हमेशा नॉर्मल रहते हैं, बीमारी आके गुजर जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन इन्फेक्टिव फिर भी होते हैं, इन्फेक्शन उनसे भी फैल सकती है। तो ये जो है ये एक खास चीज़ है इस बीमारी की कि आपको बहुत सी दफ़ा पता नहीं चलता कि कौन से लोग बीमार हैं या नहीं हैं। एक और बड़ा मसला इसके अंदर है कि जो टेस्ट होते हैं, जो PCR बेस्ड टेस्ट हैं, जो मशीन से टेस्ट होते हैं, उसमें जो 25 या 30% जो लोग जिनमें वाकई इन्फेक्शन होता है वो भी नेगेटिव आ जाते हैं, यानी कि 25 से 30% फॉल्स नेगेटिव आते हैं। ये एक बहुत बड़ा और मसला है कि आप 3 लोगों को टेस्ट करेंगे, तीनों में कोरोना की बीमारी होगी, लेकिन एक जो है वो नेगेटिव टेस्ट आएगा, 2 पॉजिटिव आएंगे। तो टेस्ट भी 100% सही नहीं हो रहा है। और मैं एडवांस कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये कबाहत है इस टेस्टिंग सिस्टम के अंदर ही, तो इसकी वजह से दिस इज अनदर प्रॉब्लम। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहा है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहिएगा क्या अभी वो जो एक चेन टेस्टिंग का सिलसिला पाकिस्तान शुरू में ऑप्ट कर रहा था कि कोई एक पेशेंट आ रहा है तो उसकी पूरी फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को, इन कॉन्टैक्ट पर्सन को टेस्ट किया जाता है, वो हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा, सिर्फ सिम्टोमेटिक टेस्टिंग की जा रही है? जी नहीं, वो हो रहा है। जो ट्रेसिंग है कि एक दफा जब आ गया, कोई बीमार हो गया, तो उसके फिर जिससे कॉन्टैक्ट्स हुए हैं पिछले 2 हफ्ते में उससे पूछा जाता है, और फिर उसके फैमिली मेंबर जो करीब हैं उनको टेस्ट किया जाता है। तो वो सिस्टम बरकरार है। वो डॉक्टर साहब अगर वो सब कुछ हो रहा है तो इसके अलावा ये बताइएगा कि जिस तरह से अब रिपोर्ट भी आ चुकी है, ओवरऑल भी आप इसको देख रहे हैं, पूरा NDA में भी देख रहे हैं इसको, सिचुएशन SU भी सब कुछ देख रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट बैठ के उसको चेक कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अब क्या पाकिस्तान के लिए कहना बेहतर होगा या फिर पॉसिबल है कि हम कहें कि हम पीक टाइम गुजार चुके हैं, अब ये सिर्फ वापसी और चंद दिनों या कुछ हफ्तों की बात है कि ख़त्म हो जाएगा यहाँ से कोरोना? नहीं, ये कबल अज़ वक्त होगा कहने पर। ये डिपेंड करता है कि बकरा ईद में क्या सिचुएशन रही है, किस हद तक लोग आपस में मिले हैं, किस हद तक ये दोबारा, क्योंकि उसमें दोबारा फैलेगा। और फिर मुहर्रम आने वाला है तो उसमें भी आप देखेंगे कि लोग मिलेंगे और उसमें भी बहुत ज़्यादा फैलने के चांस हैं। तो एक सेकंड स्पाइक 2, 3, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद आपके सामने आएगी। किस हद तक वो आती है वो हमारे SOPs पे डिपेंड करेगा कि किस हद तक हमने SOPs फॉलो किए हैं और किस हद तक हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी है। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त ओवरऑल कंट्रोल हो गया है, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि बिल्कुल कंट्रोल हो गया है। हमने देखा था कि छोटी ईद के बाद स्पाइक बढ़ गया था, पेशेंट्स ज़्यादा हो गए थे, हॉस्पिटल्स बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जैम पैक हो गए थे, इतने केसेस रिपोर्ट हुए थे, लोगों ने SOP को फॉलो नहीं किया था। बट दैट वाज आल्सो हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो ये ईद का जो इम्पैक्ट है उसको कैसे चेक किया जाएगा? सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर ही इसको फॉलो रखा जाएगा या अभी इस स्पाइक को चेक करने के लिए दोबारा से कोई ऐसी स्ट्रेटजी आ रही है कि रैंडम जो टेस्टिंग है वो किया जाएगा? रैंडम टेस्टिंग तो हमने ना होने के बराबर की है। पंजाब में थोड़ी बहुत शुरू की थी, वहाँ वो भी कुछ दिन हुई और फिर बंद हो गई। तो रैंडम टेस्टिंग तो हमने करी नहीं है सही मायनों में। अच्छा। हम जो टेस्टिंग करते रहे हैं वो सिस्टम जिनमें सिम्टम्स हैं उन्हीं के ऊपर टेस्टिंग करते रहे हैं और गालिबन यही प्रोसीजर जारी रहेगा और ये ठीक प्रोसीजर है। आप देखें कंट्रोल हो गया है मामला। और लेकिन डॉक्टर साहब अगर अचानक से केसेस बढ़ जाते हैं, अचानक से कुछ लोगों के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, अस्पतालों में रश बढ़ जाता है, तो क्या तैयारी है किसी भी क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए? क्योंकि अचानक से जब चीज़ें होती हैं तो कई दफ़ा हैंडल नहीं हो पाती। जी, काफ़ी हद तक तैयारी अब हो चुकी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई में ये 10 लाख तक पहुंच सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। तो आपकी जो पीक थी वो जून के वस्त में आई, तकरीबन 7,000 तक आप पहुंचे, 6,900 कुछ केसेस आए थे जून में और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन हमने तैयारी कर ली थी, अस्पतालों में भी तैयारी कर ली थी कि ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो सकता है, बहुत ज्यादा रश हो सकता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन नहीं पैदा हुई। और जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी और जो इमरान खान शुरू से कह रहे थे कि हमें फोकस्ड लॉकडाउन जो है वो फोकस तरीके से करना चाहिए, स्मार्ट करना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। बिल्कुल, और उस कामयाब स्ट्रैटेजी की तारीफ जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी हो रही है और लोग जो हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इस खत्ते के हवाले से अगर बात करें तो केसेस बहुत कम है, हैंडल बहुत अच्छे तरीके से किया, तो वेल डन। और ये काम का सिलसिला जो अच्छा है उसकी हम तारीफ भी कर रहे हैं और लोग भी तारीफ कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डिफरेंट पॉइंट्स को प्रोमिनेंट करते
हुए कि कैसे जो है वो हमने इन मामले को कंट्रोल किया और इंशाल्लाह आगे भी हम कंट्रोल रखेंगे क्योंकि हमारी तैयारी पूरी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस खिते में ईरान हो या फिर इंडिया हो, बाकी ममालिक उनसे कम रेशो है केसेस की। इसके अलावा ब्राज़ील का जिक्र किया जाता है, उधर भी हमारी जितनी पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पर जो है 92,000 डेथ्स हो चुकी हैं। तो यानी कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह का फजल भी है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी है, तो लोगों ने भी अब रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है, जिसकी वजह से मामला ओवरऑल बेहतर हो। बिल्कुल ओवरऑल मामला बेहतर हो गए और मुझे लगता है कि ईद पे भी लोगों ने SOPs को फॉलो किया है। एक दूसरे के घर जाकर मिलने मिलाने वाला सिलसिला इतना नहीं था। मुझे लगता है इस दफ़ा सोशल मीडिया की ईद ज़्यादा थी, लोगों ने पिक्चर्स शेयर की, एक दूसरे को भेजी कि हम ईद पे ऐसे लग रहे हैं, अब आप बताएं आप कैसे लग रहे हैं। तो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ जिन्होंने ईद सेलिब्रेट की और बड़े ज़बरदस्त तरीके से की और बड़ी प्यारी भी लग रही थी। प्यारी मैं ख़वातीन के हवाले से गई थी, लड़के भी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ठीक ठाक लग रहे थे, कपल्स भी अच्छे लग रहे थे। तो तस्वीर दिखाते हैं कि किसने ईद जो है वो कैसे सेलिब्रेट की। दानिश तैमूर और आयजा खान ईद पे वाइट दे प्रेफर्ड कि वो वाइट पहने और वो प्यारे लग रहे थे। हिना अल्ताफ और आगा अली, उन्होंने ईद इस तरह से सेलिब्रेट की। निदा यासिर और यासिर हुसैन हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जी। देखें ईद के दिनों में तो होता ये है कि आप तैयार होते हैं, पहला दूसरा दिन है। आज भी एक्सपेक्ट, ये हसन अली हमारे कॉमेडी टीम के प्लेयर हैं जबरदस्त, तो हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्याहता जोड़ा भी है ना ये तो। बिल्कुल अभी भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज भी तस्वीरें आएंगी, तीसरा दिन है, अभी भी चल रही है, तस्वीरें आ रही हैं कपल्स की और साथ साथ सोशल मीडिया पर फिर ऑब्वियसली लोग पसंद भी करते हैं। और अच्छा बहुत से लोगों ने इस दफ़ा वाइट ऑप्ट किया, ज़्यादातर ड्रेसिंग जो है वो पेस्टल कलर्स में थी, लेकिन वाइट्स और ब्लैक्स जो हैं वो मुझे ज़्यादा नज़र आए। हेरा मानी और मानी बड़े कलरफुल लगे वो, क्यूट से। और ये आप देखें कि मतलब कपल्स पिक्चर्स, कपल्स गोल्स, ये तो अभी रिसेंट शादी हुई है जी जी, फलक शबीर और सारा अली खान और ये जावेद शेख साहब के बेटे हैं, उनकी अपनी वाइफ के साथ बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीरें भी ली हैं लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने प्रॉपर शूट की। बिलाल कुरैशी और अरूसा, वन ऑफ माय फेवरेट कपल, और इनका बेटा भी बहुत प्यारा लग रहा था रेड कलर में। उन्होंने उसने भी बिल्कुल सेम बिलाल कुरैशी जैसा ड्रेस पहना हुआ था। बट एनीवेज जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ईद सेलिब्रेट की, काफ़ी कलरफुल रही। लेकिन मुझे नज़र आया कि ये सिर्फ कपल्स ही थे या जो आपस में एक साथ रहते हैं वही थे, कोई ऐसी गैदरिंग्स नहीं थी, दावतें लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप होनी भी नहीं चाहिए, लगानी नहीं चाहिए। अगर कोई मिल लिया किसी ने गलती से तो फिर लगाए मत। तो इसका मतलब मुझे लगता है आपके घर पे पार्टी हुई। नहीं मैंने खुद आपने कुछ बारबेक्यू किया जो आपने एकदम से ये कह दिया लगानी नहीं चाहिए, लेकिन आप कर लें। इमीडिएट फैमिली थी। आई थिंक यही SOP है जिसको हमें फॉलो करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि हम इस क्राइसिस से, कोरोना से पूरी तरह से बाहर निकल आएं और सुख का सांस ले सकें, सारे कारोबार दोबारा से खुल जाएं, लोगों की जो परेशानी है वो बेहतर हो जाए। उसको वहाँ उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें अपना रोल प्ले करना है। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस साल जब हज हुआ तो इस हज की तो एक अपनी हमने देखी जो कि बरकत थी उसकी, लेकिन हमें फिर पिछले सालों के हज भी याद आए जब 25-25 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद होते थे। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि सिर्फ वो 10,000 खुशनसीब लोग थे जिनको हज का फरीज़ा अदा करने का मौका मिला। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हज रुका नहीं और हज हुआ इस साल भी। 10,000 लोग क्या फील कर रहे थे अपनी खुशनसीबी पर, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की इंटरनेशनल मीडिया में अल जज़ीरा ने, और बहुत खूबसूरत रिपोर्ट है क्योंकि मैं कह रही थी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10,000 लोग जो इस वक्त जिन्होंने हज अदा किया। और फिर हज के बाद ईद हुई, नमाज ईद में भी हमने देखा कि बहुत स्ट्रिक्टली मक्का मुकरमा और मदीना में SOPs को फॉलो किया गया, बड़ा ज़रूरी भी था। और फिर ईद के बाद आ जाती है कुर्बानी, और फिर दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान होते हैं कुर्बानी के बाद आती हैं दावतें, खाना पीना, बारबेक्यूज़ और इस तरह की तमाम चीज़ें। इस दफ़ा थोड़ा खाने पीने में तो लोगों ने कमी नहीं की है, लेकिन दावतों में थोड़ी कमी की है, जो कि बड़ी अच्छी बात है और ये करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल रखना है SOPs के तहत। लेकिन फिर होता क्या है कि जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, ऑब्वियसली मटन होता है या बीफ होता है, आप ज़्यादा खाते हो, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। अक्सर लोगों के पेट पे मसला आ जाता है, कोई ना कोई तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये हमने देखना है कि आपको मैनेजमेंट कैसी है, फिर कितने दिन तक स्टोर करना चाहिए गोश्त को, ये भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और फिर खाना कितना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें। हाँ, मुझे लगता है आपको मटन और बीफ जो है ना काफ़ी पसंद है।
नहीं, मटन ज़्यादा पसंद। मटन ज़्यादा पसंद है। चले जी, अफादियत और नुकसानात, इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट सहर चावला मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक आपको, बहुत खैर मुबारक आप लोगों को भी। थैंक यू सो मच सर। ये जो ईद होती है ना, इसमें फिर आप खाने पीने की तरफ लग जाते हैं। दावतें तो नहीं हुई, लेकिन इमीडिएट फैमिलीज़ ने ऑब्वियसली एक फीस्ट जो है वो अरेंज की हुई होती है। सो मटन और बीफ, इज़ इट हेल्दी, नुकसानदेह है, क्या कहेंगे? और कितना? मैं हमेशा ये कहती हूँ सीमल कि अगर आप 0 कैलोरी फूड्स भी लेंगे ना, 0 कैलोरी आप कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, और अगर आप उसके भी एक्सेस करेंगे तो वो भी एक्सेस में अच्छे नहीं है। तो दिस सेज इट ऑल। अब जब हम मटन और बीफ की बात करते हैं, दीज आर नॉट 0 कैलोरी फूड्स, ये ऑलरेडी न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं, ये ऑलरेडी न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हैं। तो जब आप न्यूट्रिएंट रिच फूड्स ऑफकोर्स ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। फिर अब इनमें हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो बॉडी में जो केमिकल्स बना रहे हैं, अगर कुछ ऐसे डिजीज के पेशेंट्स हैं जिनकी बॉडी में उन केमिकल्स के लेवल ऑलरेडी कम होने चाहिए, तो जब वो उनको लेंगे तो वो उनके लिए और ज्यादा नुकसानदेह हैं। तो डेफिनेटली एक नॉर्मल बंदे के लिए जो आपके पास बीफ या मटन की वो डेली सर्विंग ले सकता है, वो 3 से 6 आउंस के बीच होनी चाहिए, जो कि एक छोटी प्लेट का सिर्फ क्वार्टर हिस्सा है। ऑफ कोर्स अब इसमें इस बात की कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कोई फेस्टिविटी है, कोई फीस्ट है तो आप खुद को ओवरबर्डन करेंगे। 1.5 किलो एक बंदा ही खा जाता है। ऑफ कोर्स अगर कोई हेल्दी बंदा खुद को ओवरबर्डन करेगा, 1-2 दिन के लिए उसका जीआई अपसेट होगा, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी डिजीज्ड है, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिसको ब्लड शुगर की शिकायत है, यूरिक एसिड लेवल का प्रॉब्लम है, अगर वो ज़्यादा लेगा तो ऑफ कोर्स उसके जो पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसको सफ़र कर सकता है। तो बिल्कुल इसकी जो सर्विंग है वो 3 से 6 आउंस से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपने कढ़ाई बनाई है या बारबेक्यू किया है, बारबेक्यू किया है तो 3 से 4 पीसेस मैक्सिमम है, जो मैं थोड़ा गुंजाइश रख के कह रही हूँ। क्या बारबेक्यू के बारे में तो मैं वैसे भी एक मिथ ब्रेक करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर डाइटिंग में बड़ा बूस्ट करते हैं कि हमने बारबेक्यू खाया। बारबेक्यू इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। जब आप खाने को स्मोक करते हैं और जब आप खाने को ग्रिल करते हैं तो उसमें कार्सिनोजेंस पैदा हो जाते हैं और कुछ चीज़ें पैदा हो जाती है, केमिकल्स। मैं बताना चाहूँगी खास करके खवातीन को ज़ीनोएस्ट्रोजेंस। ज़ीनोएस्ट्रोजेंस आप उन हार्मफुल फीमेल हार्मोन केमिकल्स को कहते हैं जो बॉडी में जाके अच्छे वाले फीमेल हार्मोन केमिकल्स का लेवल खराब करते हैं। आप बड़े लोगों को नाराज कर देंगे अपनी इस बात से। लोग तो कल मैं देख रही थी, मैं वॉक करने जब बाहर निकली अबू सर, वो एक लेन में कोई 3-4 घर थे जो इकट्ठे ही बारबेक्यू कर रहे थे, उसकी तो खुशबू वैसे ही आपको भूख ना भी लगी हो। मुझे खुद बहुत पसंद है, बट वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, कभी कभार तो कुछ भी हो तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक मामला है आजकल खासकर ईद की वजह से, क्योंकि लोगों के घरों में स्टोर भी होता है, फिर लोग फ्रेंड्स और फैमिली दे भी जाते हैं आपको गोश्त। अब वो आपने खाना भी है, ऑब्वियसली फिर कुछ होता है कि महीने के अंदर अंदर आपने गोश्त को फ्रीज भी ज़्यादा देर नहीं कर सकते। कितना हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा खाना चाहिए, क्योंकि ये जितना आप क्वांटिटी बता रही इतना तो कोई नहीं खाने वाला, ठीक है ना, लोग ज़्यादा ही खाएंगे। तो फिर आप बताएं कि चलो आप बता दो कि गैप करके आप खा लें, फिर सही रहेगा। अच्छा, बेसिकली आपकी मील में ना, आपकी डाइट में डेली प्रोटीन इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब प्रोटीन 2 टाइप की होती है, मैं इसी तरफ आ रही हूँ, हाई क्वालिटी प्रोटीन और लो क्वालिटी प्रोटीन। जो हम एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं वो आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है। अब ये हमारे पास ईद आ गई, यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन आप डेली ले सकते हैं। आप डेली या बीफ का इंतखाब कर लें, आप डेली मटन का इंतखाब कर लें। बीफ और मटन में आपके पास बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो आपके पास बीफ होता है उसका कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही साथ मैं नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि बीफ का विटामिन सी कंटेंट, विटामिन ई कंटेंट, विटामिन के कंटेंट, विटामिन B6 कंटेंट भी ज़्यादा होता है, यानी कुछ अफादियत भी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि उसका जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है ज़्यादा होता है, तो जो लोग हेल्दी हैं अगर वो मटन की जगह बीफ को ऑप्ट करते हैं तो ठीक है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत और जो हार्ट पेशेंट के मरीज हैं या जो ब्लड क्लॉटिंग के मेडिकेशंस पे हैं, वो मटन हफ्ते में 3 बार, 2 से 3 बार ले सकते हैं उस सर्विंग में जिसका मैंने जिक्र किया, उस अमाउंट। अच्छा, वो भी तब भी इतनी थोड़ी सर्विंग? जी बिल्कुल, इतनी थोड़ी सर्विंग, क्योंकि आप डेली और भी सोर्सेज से प्रोटीन लें। फॉर एग्जांपल अगर आप दूध पी रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है, अगर आप दाल ले रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है, अगर आप सुबह नाश्ते में अंडा ले रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं फिर तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैं ऑलवेज कहती हूँ इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज अबाउट द क्वालिटी। ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने अगर अपने अंदर रिफाइंड कार्ब डाला है या अगर आपने अंदर कोई फ्राइड चीज डाली है तो एक्सरसाइज आपके ट्रांस फैट्स को बर्न नहीं करेगी। उन्होंने आपकी बॉडी में जो केमिकल चेंज नेगेटिव इंड्यूस करना है वो इंड्यूस करेंगे। नो मैटर हाउ मच कैलोरीज यू बर्न, ऑब्वियसली जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो रहेगा। अच्छा, अब a lot of people are uric acid
पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड हाई हो जाता है, फिर उनको गाउट का प्रॉब्लम होता है और इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए मटन और बीफ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। आपके पास मटन और बीफ दोनों में एक चीज़ होती है बीटा एलेनिन, जो कि आपके पास ये यूरिक एसिड लेवल्स की, और कार्नोसिन और क्रियाटिन होते हैं जो यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं जब उनका ब्रेकडाउन होता है उसके लेवल्स हाई करता है। उनको बीफ और मटन के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं। हाँ, कभी वंस इन अ ब्लू मून, हफ्ते 10 दिन में एक बार हो गया, 3 से 6 आउंस उन्होंने सर्विंग ले ली, क्योंकि उनके यूरिक एसिड लेवल्स ऑलरेडी ज्यादा हैं। अगर वो अपनी बॉडी में वो कंपाउंड्स लेंगे जो तोड़फोड़ करके मजीद यूरिक एसिड बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो उनको नुकसान दे। बेसिकली ये सब आपको अगर मैनेज करें, बेहतर तरीके से मैनेज करें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, स्टोरेज की बात भी आ जाती है, अक्सर हमें स्टोर करना होता है, आपको खाना पकाए या वो भी स्टोर करते हैं कुछ लोग। ये बताएं कि खाना स्टोर करना किस हद तक बेहतर है, कितने दिन तक? फिर ये भी बताएं कि उनको गर्म करने के लिए अक्सर लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव के ऊपर में बात की जाती है कि वो हेल्दी नहीं है, उसके ऊपर कुछ बताएंगे किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए? जी, खाना स्टोर करने का मैं पहले बता दूं कि जो बीफ, मटन, चिकन सबकी जो शेल्फ लाइफ होती है स्टोरेज वो 3 से 6 महीने है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने 6 महीने फ्रीजर में खाना जो है उसको पैक करके रखना है। और ये शेल्फ लाइफ तब है जब आपने जो अपना गोश्त और बीफ है उसको एयर टाइट पैकेट्स में रखा हुआ है, ठीक है। आइडियली आपको उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है वो कंज्यूम कर लेना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अक्सर हम फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं पकाने के लिए, लेकिन आप मुझसे रिलेट कर पाएंगी, सिंपल बंदा कहते हैं नहीं कोई नहीं, अभी फ्रिज में रख देते हैं, फिर किसी और दिन पका लेंगे। प्लीज उसको वापस फ्रीजर में रखने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, देख लें अगर उसके सेंटर में आइस क्रिस्टल्स अभी भी बने हुए हैं ना तो आप उसको फ्रीजर में रखते हैं। अगर नहीं बने हुए हैं तो प्लीज आप उसको पका लें और पका के फ्रीज करें, वरना जो उसका माइक्रोबियल कंटेंट है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगा। मतलब फ्रॉस्ट, डिफ्रॉस्ट, इट इज नॉट अ हेल्दी। माइक्रोवेव की तरफ भी मैं आना चाहूंगी। मैं बात करना चाहूंगी 2 चीजें, एक आपके पास है अवन, एक माइक्रोवेव। दोनों का फिनोमेना डिफरेंट है और दोनों जो खाने के साथ करते हैं वो भी डिफरेंट है। अवन आपके पास हीट एनर्जी यूज करता है, एयर में हीट ट्रांसफर करता है, वो खाने में जाती है और खाना गर्म होता है। माइक्रोवेव जो है आपके पास, हाँ वो खाने का न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज करता है, लेकिन आप जो भी मेथड यूज करेंगे वो खाने का न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज करता है। माइक्रोवेव आपके पास हीट एनर्जी यूज नहीं करता खाना गर्म करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात इससे कर रही हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करती है। अब खाने में जो चार्ज मॉलिक्यूल होता है, हर खाने में पानी होता है, वो उसको गर्म करती है और उस वजह से खाना जो है वो गर्म होता है, वो आसपास की हवा को गर्म नहीं करती। इनफैक्ट मैं आज ये थोड़ा सा मिथ ब्रेक करना चाहूंगी, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अफादियत ज्यादा हो जाती है माइक्रोवेव में, जिसमें आपके पास सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आ जाते हैं, विटामिन सी और सारे बी विटामिन्स आ जाते हैं। बेटर है कि आप उनको माइक्रोवेव में हीट करें। इट डिपेंड्स कि आप कौन से वाले किस्म का फूड किस तरह से उसको यूज करना चाहते हैं। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, स्टोरेज का बार बार अबूजर जिक्र कर रहे थे। अक्सर लोग ये समझते हैं सिरके में धो के गोश्त को आप मैक्सिमम टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, इज इट हेल्दी और नॉट? देखिए, सिरके में धोने से बेसिकली अचार का क्या फिनोमेना है, वो सिरका आपके पास प्रिजर्वेटिव ही होता है ना, उसकी लॉन्गेविटी इंक्रीज करता है। बिल्कुल गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन जब तक आप उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे उसका नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। वेल, थैंक यू सो मच आपकी दिलचस्पी के लिए हमारे साथ मौजूद थी। और हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अब नादिर जमील को कौन नहीं जानता, अपनी एक्टिंग करियर में, होस्टिंग करियर में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। और अब जब वो एक बहुत टफ और रफ पीरियड से गुजर रही थी, जब उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो ठीक हो गई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई और कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बिल्कुल, और जो स्माइल है उनके चेहरे पर वो है $1 मिलियन स्माइल, क्योंकि वो हौसला देती है बहुत से लोगों को जिनको भी इस बीमारी का सामना है। और हमारे एंकर मुकर्रम करीम ने उनसे बात की थी ईद के मौके पर, उन्होंने क्या मैसेज दिया और क्या बात की, उन्होंने आपको दिखाते हैं। आपके बारे में बाकी सब बातें तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस कैंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपको असिस्ट कर रहा था 2010 या 11 में, तो आप उस वक्त बहुत सारी चीज़ें खाते हुए कहती थी कि नहीं, इसको खाने से इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कैंसर का बाइस हो सकते हैं। तो पहली दफ़ा आपने मुझे डाइट कॉन्शियस किया था कि अच्छा, हम तो सब कुछ गंद वाला बाहर जो मिलता है खा लेते हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। तो यू वर वेरी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। फिर क्या हुआ कि ये बीमारी जो थी वो जिंदगी में आई? ये बीमारी मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मेरे अब्बू, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे से कुछ महीने पहले मेरी फर्स्ट कज़न को यही बिल्कुल जो मुझे हुआ है वही हुआ। वेरी बिलवड कज़न ऑफ माइन, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ।
तो एक ही जेनेटिक मेरे अंदर एक जीन था, और ये मुझे एहसास हुआ कि इंसान कई कबार कितना, और मैं स्ट्रेस बहुत ले रही थी बाय द वे, ये मैं बता दूं, ये मैं नहीं कह रही कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रेस बहुत ले रही थी जिंदगी में, बच्चों का ये वो फलाना ढमकाना, जब से मैं मूव हुई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन ये एक चीज़ मेरे ख्याल में मेरे अंदर, मेरे जेनेटिकली मेरे अंदर, मेरे डीएनए में थी, और ये हम सारों के अंदर कैंसर की जीन्स हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर कैंसर की जीन्स मौजूद होती हैं, और वो कभी भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से जाग उठती हैं। तो मुझे जब अब मेरा लंप मिला, बस फिर तो जब क्योंकि मुझे याद है जिस ज़माने में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त आपके वालिद जो थे वो कैंसर की जंग लड़ रहे थे, और आप लाहौर और कराची बैक एंड फोर्थ जा रही थी, अपना शो छोड़ के आप जाती थी कराची के, भाई मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, और वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का ट्रॉमा होता है जब आपका प्यारे को ये हो जाए। तो उस कैफियत को, और जब आपको खुद इस चीज़ का इदराक हुआ कि आपको ये मूजी मर्ज हो चुका है, तो उन दोनों कैफियतों में क्या फ़र्क था? मेरे ख्याल में मेरे लिए अब्बू की बीमारी, नानी की बीमारी बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में मैं मेरे वहमो गुमा से बाहर है कि मेरे वालिदैन जिस चीज़ से गुजरे हैं, और जिस दुख से गुजरे हैं, और तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं इस बीमारी के दौरान, कि उनकी औलाद को कैंसर हो गया है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। और हम बिल्कुल बेबस होते हैं उस तरह से, जब मैं बीमार हुई। ज़बरदस्त मैसेज नादिया जमील का, मोटिवेशनल मैसेज, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके मुकम्मल सेहतयाबी दे। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।